Hello students, I am Vani, your English facilitator at Learn Forward by Feathercap, and today we'll be learning about the poem The Schoolboy. Let's start. In this poem, there's a schoolboy who loves to wake up in the summer morning but does not like to go to school. उसे सुबह उठना तो बहुत पसंद है पर सुबह सुबह स्कूल जाना बिल्कुल नहीं पसंद. किसको पसंद है? As a schoolboy, the poet amused himself by writing this poem. Let us read the poem to know how he felt about going to school every day. आपको स्कूल जाना पसंद है? I love to rise in a summer morn. वो बच्चा आप बताता है कि मुझे सुबह उठना तो बहुत पसंद है. When the birds sing on every tree, उसको सुबह उठ के ना birds का चहचहाना सुनना बहुत पसंद है. The distant huntsman winds his horn. जो दूर खड़ा हुआ हंट्समैन है ना वो अपने हॉर्न को बजाता है. एंड द स्काई लार्क सिंग्स विद मी. एक बर्ड है, लार्क एक बर्ड होती है, वो जब गाती है ना तो इस बच्चे को ऐसा फील होता है कि वो जो बर्ड है वो उसके साथ ही गा रही है और उसकी जो वॉइस है वो इस बच्चे की वॉइस के साथ में ब्लेंड हो रही है. ओ व्हाट स्वीट कंपनी. तो उसको ये जो पूरी कंपनी है, उसको ये बहुत अच्छी लगती है. ही रियली एंजॉयज दिस कंपनी. But to go to school in a summer morn, oh, it drives all joy away. उसको सुबह उठना, नेचर की कंपनी एंजॉय करना, he loves to be around nature, he loves to really enjoy the phenomena of nature, but he does not like to go to school in the morning. उसको ऐसे लगता है कि स्कूल जाने से जितनी भी नेचर की अच्छी चीजें ना वो सब खराब हो जाती है, क्योंकि स्कूल जाकर उसको बहुत डल फील होता है, बहुत लेफ्ट आउट फील होता है. अंडर अ क्रूअल आई आउट वन. अब वो जो क्रूअल आई है ना वो अपने स्कूल के एनवायरनमेंट को डिस्क्राइब कर रहा है. ही इज डिस्क्राइबिंग हिज टीचर्स और वो कह रहा है कि जैसे टीचर्स की निगरानी के अंडर द लिटिल वन स्पेंड द डे. द लिटिल वन स्पेंड द डे मतलब जो छोटे बच्चे हैं वो पूरा दिन बिता देते हैं इन साइंग एंड डिस्मे, बिल्कुल दुखी होके परेशान होके. देन एट टाइम्स आई ड्रूपिंग सिट. ड्रूपिंग का मतलब होता है कभी कभी वो अपना मुंह लटका के ऐसे नीचे बैठा होता है क्योंकि वो परेशान हो रहा होता है स्कूल में बैठे बैठे. एंड स्पेंड मेनी एन एंशियस आवर. और बहुत सारे बच्चे ऐसे बहुत परेशान होके बहुत दुखी होके स्कूल में अपने पूरे घंटे अपना पूरा टाइम बिता देते हैं. नॉर इन माई बुक कैन आई टेक डिलाइट. वो पढ़ने में भी इंजॉय नहीं कर पाता. ही कैन नॉट टेक डिलाइट इन स्टडिंग. ही कैन नॉट फोकस ऑन हिज स्टडीज. नॉर सिट इन लर्निंग बार. अब बार होता है एक शेडी जगह, एक शेड वाली जगह जहां पे आप आराम से फोकस कर पाओ. लर्निंग्स बार का मतलब हुआ कि ही कैन नॉट सिट इन एन एरिया जहां पर वो पढ़ाई पर फोकस कर पा रहा है. वॉन थ्रू विद द ड्रियरी शार. मतलब ऐसे लगता है उसको कि वो एक शेड वाली जगह पे बैठा हुआ है क्योंकि और सारी जगह पर बारिश हो रही है तो वो जा नहीं सकता वरना वो भीग जाएगा. हाउ कैन द बर्ड दैट इज बोर्न फॉर जॉय सिट इन अ केज एंड सिंग. अब वो अपने आप को एक बर्ड से कंपेयर करता है. व्हाट डज ही कंपेयर हिमसेल्फ विद? ही कंपेयर्स हिमसेल्फ विद अ बर्ड. वो कहता है कि जो एक बर्ड जो हवा में उड़ने के लिए बनी है, जो ऊंचाइयां छूने के लिए बनी है, हाउ कैन दैट बर्ड सिट इन अ केज. एक केज के अंदर, जाल के अंदर बंद होकर वो कैसे रह सकती है, कैसे वो ग्रो कर सकती है लाइफ में अगर वो जाल के अंदर बंद करके रहेगी. तो वो वो इस केज को किस चीज से कंपेयर कर रहा है? वो स्कूल को केज से कंपेयर कर रहा है. Sit in a cage and sing. How can a child when fears annoy but droop his tender wing. तो ऐसे ही जैसे एक बर्ड केज में बैठकर केज में रह के ऊंचाइयां नहीं छू सकती, ऐसे ही एक बच्चा जो डरता है स्कूल के इन्वायरमेंट से, जो स्कूल में बहुत ज्यादा पेन फील करता है, परेशानी फील करता है, अनॉय होता है स्कूल वाली लाइफ से, वो कैसे ग्रो कर सकता है ऐसी लाइफ में. एंड फॉरगेट हिज यूथफुल स्प्रिंग. तो वो स्प्रिंग जब उसका टाइम आएगा, जब वो बड़े होके कुछ करेगा लाइफ में, तो वो कुछ कर ही नहीं पाएगा अगर वो ऐसे इन्वायरमेंट में रहा जहां पर उसकी ग्रोथ ही नहीं हो पाई. ओ फादर एंड मदर. अब ना वो अपनी मम्मी पापा को बोलता है, उनसे प्लीड करता है, उनको ना अपना एक प्रोपोजिशन बताता है. प्रोपोजिशन का मतलब होता है वो ये समझाता है कि मम्मी पापा आप प्लीज मेरी इस बात को समझो कि मैं स्कूल वाली लाइफ के लिए नहीं बना हूं. I am not the kind of a child who is meant to go to school every day because I cannot progress if I go to school. क्योंकि स्कूल जाकर मुझे ऐसे लगता है कि मुझ जैसे बर्ड के पर काट दिए स्कूल ने. इफ बर्ड्स आर निब्ड. अब बर्ड्स होते हैं जैसे कोई भी प्लांट, छोटा प्लांट जो उगने लगता है, उसको अगर आप स्टार्टिंग में ही काट दोगे तो प्लांट कैसे ही उगेगा. ऐसे ही वो अपने आप को एक
ग्रोइंग बड से कंपेयर कर रहा है कि अगर आप मुझे अभी ही स्कूल भेजकर मेरे बड्स को काट दोगे तो मैं कैसे ग्रो करूंगा। एंड ब्लॉसम्स ब्लोन अवे, और मैं तो ग्रोथ कर ही नहीं पाऊंगा किसी भी हालत में, मैं तो ब्लॉसम हो ही नहीं पाऊंगा, मैं एक बड से एक प्लांट में कन्वर्ट ही नहीं हो पाऊंगा। एंड इफ टेंडर प्लांट्स आर स्ट्रिप्ड ऑफ देयर जॉय इन द स्प्रिंगिंग डे, और जब छोटे छोटे प्लांट्स जब वो उग रहे होते हैं, जब उनके अंदर आप पानी ही नहीं दोगे उन्हें, आप उनको सनलाइट में नहीं रखोगे, उनको शेड में रखोगे, उनको आप उनको जो पसंद है, जो उनको नीड है, आप उनको वो चीज दिलाओगे ही नहीं, तो वो कैसे उगकर बड़े सुंदर प्लांट्स बनेंगे और स्प्रिंग के टाइम पर खिलेंगे। By sorrow and care's dismay, how shall the summer arise in joy, or the summer fruits appear? अगर ऐसी सिचुएशन में ही हम रहे, अगर मैं इस सिचुएशन में रहा, मैं एक बर्ड बन के रह गया जो एक केज के अंदर बंधी हुई है, दैट मीन्स कि मैं स्कूल में रह गया, तो मैं कैसे एक अच्छे बड़े फ्रूट की तरह निकल के आऊंगा और कैसे मैं आगे जाकर लाइफ में बहुत अच्छी ग्रोथ कर पाऊंगा। Oh, how shall we gather what griefs destroy, or bless the mellowing ear when the blast of winter appear? अब मेरी एक बात सुनो आप लोग, समर का यहाँ पे मतलब है ग्रोथ, ठीक है। समर से हम समर को हम रिलेट कर सकते हैं विद स्प्रिंग, बट ये जो विलियम ब्लेक है ये एक बहुत ज्यादा रिनाउंड पोएट है इंग्लिश लिटरेचर के। तो इंग्लिश लिटरेचर में समर का मतलब होता है, समर को हम रिलेट करते हैं विद ग्रोथ, बट हम विंटर को रिलेट करते हैं विद ओल्ड एज या फिर डेथ। तो अब वो कहता है कि अगर मैं समर में, अगर आप मेरे पर काट दोगे या फिर अगर आप मेरे ग्रोथ होते हुए बड को ही काट दोगे, तोड़ दोगे, निप कर दोगे, तो मैं कैसे विंटर के टाइम पर, मैं विंटर के टाइम पे सरवाइव कैसे कर पाऊंगा। उसका कहने का मतलब है अगर आप उसको ग्रो नहीं करने दोगे, अगर आप उसको लाइफ उसके टर्म्स पे नहीं जीने दोगे, अगर आप उसको नेचर को एंजॉय नहीं करने दोगे, तो कैसे वो अपनी लाइफ में, विंटर का मतलब है आगे जाकर लाइफ में जब उसको हार्डशिप फेस करनी पड़ेंगी, प्रॉब्लम्स, रियल लाइफ की प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी। अभी तो वो एक छोटा बच्चा है, बट जब वो आगे जाके बड़ा होगा तो वो कैसे ये रियल लाइफ वाली प्रॉब्लम्स फेस कर पाएगा। तो दिस इज व्हाट दिस पोएम मीन्स। आई होप यू लाइक्ड इट। नाउ लेट्स गो फॉरवर्ड टू द क्वेश्चन आंसर्स। Which one is the synonym of for distress? Distress होता है dismay। अब which one of the following words is correctly spelled? अब ये है ब्लूसम, ये तो गलत है, रॉन्ग। ये है ब्लॉसम, BLOSSOM, दिस इज राइट, और सब तो गलत ही हुए। Which one is the antonym for calm? Antonym होता है opposite, synonym होता है सेम वर्ड का डिफरेंट मीनिंग, antonym opposite। काम, अब काम तो क्वाइट ही होता है, वो तो सिनोनिम हो गया। रेस्टफुल तो नहीं हुआ, स्टिल नहीं हुआ। काम का ऑपोजिट हुआ एंशियस। अब अगर आप काम फील कर रहे हो मतलब आप रेस्ट पे फील कर रहे हो, एट पीस फील कर रहे हो, बट अगर आप एंशियस फील कर रहे हो तो आप परेशान हो, आप दुखी हो। अब हम एक्सट्रैक्ट रीड करेंगे एंड इसके आंसर्स में हम मार्क करेंगे। आई लव टू राइज इन अ समर मॉर्न when the birds sing on every tree, the distant huntsman winds his horn, and the skylark sings with me. Oh, what sweet company! When does the child love to rise? कब अच्छा लगता है उसको राइज करना? समर मॉर्निंग में, विंटर मॉर्निंग में, या स्प्रिंग मॉर्निंग में? ऑफ कोर्स समर मॉर्निंग। वेरी गुड। Whose company the child is talking about? अब वो किसकी कंपनी की बात कर रहा है, उसको क्या पसंद है सबसे ज्यादा, मुझे बताओ। वेरी गुड, ही लाइक्स द कंपनी ऑफ नेचर। वेरी गुड, नेचर की कंपनी चाहिए उसको, उसको हंसमैन की हॉर्न की कंपनी चाहिए, उसको स्काईलार्क ऐसे लगता है कि वो उसके साथ सिंग कर रहा है, तो उसको नेचर की कंपनी चाहिए। द डैश सिंग ऑन एवरी ट्री, कौन सिंग कर रहा है? बर्ड, इधर लिखा हुआ है द बर्ड्स। द हंसमैन सिंग्स विद द चाइल्ड, हंसमैन सिंग करता है चाइल्ड? नहीं, नो, फॉल्स। कौन सिंग करता है? स्काईलार्क। अब how can the bird that is born for joy sit in a cage and sing? How can a child when fears annoy but droop his tender wing and forget his youthful spring? Who is born for joy? किसकी बात हो रही है? ये बात हो रही है चाइल्ड की, उस बच्चे की तो बात हो रही है। द पोएट इज कंपेयरिंग अ चाइल्ड टू whom? एक बर्ड से कंपेयर कर रहा है। किससे कर रहा है? बर्ड से। वेरी गुड। अ बर्ड कैन नेवर डैश स्वीट सॉन्ग व्हेन इज, अब बर्ड
कैसे एक अच्छा सॉन्ग गा सकती है, कैसे ऊंचाइयां छू सकती है अगर वो केज में है। तो अ बर्ड कैन नेवर सिंग स्वीट सॉन्ग, सिंग। अब है अ चाइल्ड कैन रिमेन इन नोइंग फियर। क्या आप डर के अपनी जिंदगी में बहुत ग्रो कर सकते हो? नो, यू कैन नॉट। सो इसका आंसर है फॉल्स। द चाइल्ड लव्स टू राइज इन अ डैश मॉर्निंग, ये ऑलरेडी हो चुका है, हमें आंसर पता है, समर। A cruel eye or outworn refers to the classroom which is shabby or noisy, the lessons which are difficult or uninteresting, the dull or uninspiring life at school with lots of work and no play. Third, जो लाइफ है स्कूल की वो उसकी इतनी डल है, इतनी अनइंस्पायरिंग है, उसको लाइफ में कुछ अच्छा मिल ही नहीं पा रहा है, वो लाइफ में ग्रो ही नहीं कर पा रहा है क्योंकि उसकी लाइफ में कुछ इंस्पिरेशन ही नहीं है. Nor sit in learning's bar, worn through with a dreary shower. Which of the following is a close paraphrase of the lines above? Nor can I sit in a roofless classroom when it's raining. ऐसा तो है नहीं, अब क्लासरूम है तो ऊपर रूफ तो होगा ही, हमारे में भी है, तो ये तो नहीं है. Nor can I learn anything at school, though teachers go on teaching and explaining. Nor can I sit in school garden. अब ये है इसका आंसर, क्योंकि वो समझ ही नहीं पाता, उसको टीचर की बात ही नहीं समझ आ पाती है. ही लाइक्स अ प्लेस जो नेचर से भरा हुआ हो, जहां पर उसको लाइफ में ग्रोथ मिले, जहां पर वो एंजॉय कर पाए, जहां पर उसका दिमाग खुले. और नॉर कैन आई सिट इन द स्कूल गार्डन फॉर द फियर ऑफ गेटिंग वेट इन द रेन. नो, दिस इज नॉट राइट. अब फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स. जो वर्ड्स है मैं बता देती हूँ. एंजॉय, केज, क्लैरियन, कंपेयर्स, राइज, एंटरटेन एंड रूल्स. अब आपको क्लैरियन का मतलब नहीं पता तो उसका मतलब है हॉर्न. The child loves to dash in the summer morning and to dash the singing of the chirping birds. अब सबसे ज्यादा कौन सा आपको रिलेटेबल लग रहा है? इसका है आंसर राइज. ठीक है. इन द समर मॉर्निंग एंड टू डैश द सिंगिंग ऑफ द चर्पिंग बर्ड्स एंड टू एंजॉय. उसको एंजॉयमेंट मिलती है ना, बहुत ज्यादा जॉय मिलता है उसको, एंजॉय. He loves to dash himself by the company of the hunter. अब हम देखते हैं पिछले में क्या क्या था. He loves to entertain himself. Entertain is the right answer. Company of the hunter who blows his dash. अब हंटर क्या ब्लो कर रहा था? अपना हॉर्न. तो हॉर्न का दूसरा मीनिंग क्या था? क्लैरियन. हॉर्न का सिनोनिम है क्लैरियन. He got tired with the dash of teachers and direct supervision on him. अब हम देखते हैं क्या था. He got एक second. He got tired with the dash of teachers and direct tired. Rules. रूल से तो परेशान हुआ था वो स्कूल के. द चाइल्ड डैश हिमसेल्फ विद द बर्ड. कंपेयर करता है वो अपने आप को बर्ड से. कंपेयर्स with the bird that lives in a cage. Cage is the right answer. Fill in the blanks हो गए हैं. अब आते हैं हम question answers पे. What does it refers to in the line? Oh, it drives all joy away. Life at school. क्या है? Life at school. उसकी बोरिंग और अनइंटरेस्टिंग और बिल्कुल ढकी हुई लाइफ एट स्कूल, जहां पर सिर्फ पढ़ाई है, कोई भी जॉय नहीं है, कोई प्ले नहीं है. What two things can't the child do? अब हम पीछे आते हैं पोयम पे. वो तो वो बिल्कुल भी इंजॉय नहीं कर पाता है नेचर की कंपनी, और वो आगे एक्सप्लोर नहीं कर पाता है ग्रोथ को. तो ये चीज है इसका आंसर. What does the poet compare the child? Why does the poet compare the child to a caged bird? क्योंकि जब वो स्कूल में है तो उसको ऐसा फील होता है कि जो स्कूल की लाइफ है दैट इज क्लोजिंग इन ऑन हिम. इट मीन्स कि वो ढका जा रहा है एंड वो लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहा है. What question does he ask his parents? अब वो अपनी मम्मी और अपने पापा को प्लीड करता है ना कि प्लीज मम्मी और पापा, अगर आप मेरे पर काट दोगे, अगर मेरे बर्ड्स को निप कर दोगे स्टार्टिंग में, तो हाउ विल आई बी एबल टू ग्रो जब विंटर आएगा. और जब विंटर का मतलब जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं ग्रो ही नहीं कर पाऊंगा, बिकॉज यू डू नॉट सेंड मी टू अ प्लेस वेयर आई एम एबल टू ग्रो. वॉट डू समर एंड विंटर सिंबलाइज इन द पोएम? अब मैंने आपको बहुत स्टार्टिंग में ही बताया था, समर का मतलब है टाइम ऑफ ग्रोथ. टाइम ऑफ ग्रोथ या स्प्रिंग.
जहाँ पे जो फ्लावर्स हैं वो ब्लॉसम करते हैं। समर का मतलब क्या है? ब्लॉसम वाला टाइम। एंड व्हाट डज विंटर सिंबलाइज? विंटर symbolizes ओल्ड एज। तो जब वो बड़ा हो जाएगा तो वो कुछ नहीं कर पाएगा अगर उसको अभी ग्रोथ नहीं करनी थी हमने। So we're done with it. I hope you enjoyed this masterpiece by William Blake a lot. Happy learning, kids.